सोचिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक क्या है। एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब जो अब होम हो चुका है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोल्ड वॉर के वक्त 50 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स अलग अलग कारणों से लापता हो गए। और ये चीज इतनी कॉमन थी कि इसके लिए एक फ्रेज भी इन्वेंट किया गया था। मिलिट्री उन्हें ब्रोकन एरोस कहती थी। कैसे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स होम, और अब ये कहाँ है, और क्या ये इतने खतरनाक हो सकते हैं, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लॉस्ट इन अ फार्मलैंड। जिस पहले इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं ये हुआ था 24 जनवरी 1961 के दिन, जब 8 सर्विसमैन और 2 मार्क 39 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ एक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस प्लेन नॉर्थ कैरोलिना की पेट्रोलिंग कर रहा था। ये वो समय था जब ये डर हमेशा लगा रहता था कि सोवियत यूनियन अमेरिका पर कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए इस रिस्पॉन्स के लिए हमेशा रेडी रखा जाता था इसे। जब ये प्लेन हवा में रिफ्यूल हो रहा था तो टैंकर एरोप्लेन के क्रू ने उन्हें बताया कि उनके प्लेन से फ्यूल लीक हो रहा है और उन्हें मिशन अबॉर्ट कर देना चाहिए। ये लीक धीरे धीरे खतरनाक होता चला गया और प्लेन वापस से एयरफोर्स बेस की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसका एल्टीट्यूड कम होने लगा। प्लेन तेजी से नीचे आ रहा था और पायलट्स अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ये हवा में ही टूटने लगा और इसके बॉम्ब बे डोर्स खुल गए, जिसकी वजह से इसमें मौजूद दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब से बाहर आ गए। इनमें से एक बॉम्ब तो सेफली पैराशूट्स की मदद से नीचे आ गया और एक पेड़ पर फंस गया, लेकिन दूसरे बॉम्ब का पैराशूट ही फेल हो गया, जिस वजह से कीचड़ भरे खेत में जा गिरा और 2 पीस में टूट गया। इसके बाद 1 हफ्ते तक इसकी खोज की गई, जिसमें इसके कुछ पार्ट्स मिल गए। इस पार्ट को स्टडी करने से पता चला कि इस बॉम्ब के डेटोनेट होने के 7 स्टेप में से 6 स्टेप्स ये पूरे कर चुका था और वो लकीर है कि आखिरी स्टेप में रुक गया। लेकिन इसका एक पार्ट अभी भी मिसिंग है। इस मिसिंग पार्ट के अंदर नॉन वेपन ग्रेड यूरेनियम 238 और वेपन ग्रेड यूरेनियम 235 मौजूद थे। इसके बाद यूएस आर्मी कॉर्प्स ने इस पूरे एरिया को खरीद लिया ताकि ये पार्ट गलत हाथों में ना पड़े और यहाँ पर किसी तरह की कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। मिसिंग इन द पैसिफिक। 5 दिसंबर 1965 के दिन यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USS टिकोंडरोगा जापान के किकाई आइलैंड से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर कुछ मैन्यूवर्स परफॉर्म कर रहा था। इसके डेक और एक डॉगलस A4E स्काई हॉक अटैक जेट था, जिसमें एक B-43 न्यूक्लियर वेपन लगा हुआ था। ऐसे करीब 2000 B-43 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए थे जो काफी डिसेंट यील्ड के थे, लेकिन इस बॉम्ब की यील्ड 1 मेगाटन थी। इसका स्केल आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में जो न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है उनकी यील्ड 12 से 40 किलो टन की है और ये वेपन 1 मेगाटन की यील्ड रखता था। ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एयरक्राफ्ट उस शिप की साइड से गिरकर समुद्र में चला गया। एयरक्राफ्ट के साथ इसका पायलट और इसके वेपन्स भी समुद्र में ही गिर गए थे। गिरते ही एयरक्राफ्ट डूब गया, जिससे कि पायलट को बचने का मौका ही नहीं मिला। इस एरिया में पानी 16,000 फीट तक गहरा था, जिस वजह से आज तक ना ही इसके पायलट को और ना ही इस बॉम्ब को रिकवर किया जा सका। इस इंसिडेंट को कई सालों तक पब्लिक से छिपा कर रखा गया और 1989 में इसके बारे में लोगों को बताया गया। मिसिंग न्यूक्लियर सबमरीन। 60 के दशक में USS स्कॉर्पियन नाम की न्यूक्लियर सबमरीन्स को अटलांटिक ओशन में डिप्लॉय किया गया था ताकि वो सोवियत एक्टिविटीज पर नजर रख सके। ये सबमरीन 1968 में अजोर्स में थी और अपना काम करने के बाद अब वापस नॉरफ्लॉक के नेवल स्टेशन पर लौटने की तैयारी कर रही थी। इसके क्रू में इस वक्त 99 लोग थे और साथ ही 2 न्यूक्लियर टिप टॉर्पीडो से भी लैस थे। इसके अलावा इसका पूरा प्रोपल्शन सिस्टम भी न्यूक्लियर एनर्जी से ही पावर होता था। 20 और 21 मई में स्कॉर्पियन ने कई सारे रेडियो सिग्नल स्पेन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन फिर ग्रीस में उनका कांटेक्ट हो गया और यहाँ से इसके आखिरी मैसेजेस अमेरिका तक फॉरवर्ड किए गए। इसके 6 दिन बाद इस सबमरीन को ऑफिशियली मिसिंग रिपोर्ट कर दिया गया और एक रेस्क्यू मिशन को लॉन्च किया गया। ये सबमरीन इसके बाद 10,800 फीट की गहराई में फिर एजोर्स से 592 किलोमीटर की दूरी पर मिली, लेकिन क्रू का कोई भी मेंबर नहीं बच सका। हम इस सबमरीन को ऊपर तो नहीं लाया जा सकता था, इसलिए आज भी ये अपने 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडोज के संग उसी समुद्र में पड़ी हुई है। ये सबमरीन क्यों इस तरह डूबी, ये आज भी एक मिस्ट्री है। बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ग्रीनलैंड। 1968 के साल में ग्रीनलैंड में एक और हादसा हुआ। यूएस एयरफोर्स का एक रूटीन क्रोम डोम मिशन चल रहा था, जिसके तहत 12 B-52 प्लेन्स ग्रीनलैंड में गश्त लगा रहे थे। इन सभी प्लेन्स में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। इनमें से एक प्लेन का कॉल साइन होबो 28 था। होबो के क्रू को प्लेन के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई थी, जिस कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन का ब्लीड वाल्व खोल देंगे, जिससे कि इंजन मैनिफोल्ड से एडिशनल हीट कैबिन के अंदर आ सके। इसके बाद कैबिन को ज्यादा ही गर्म होने लगा
और हीटिंग वेंट के पास मौजूद कुछ कुशन्स में आग लग गई और पायलट इस आग को नहीं बुझा पाए। धीरे धीरे कैबिन के अंदर धुआं फैलने लग गया और क्रू को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन लैंडिंग का ऑप्शन भी अब जा चुका था और इसीलिए उन्होंने इसे प्लेन से रिजेक्ट कर दिया और ये जलता हुआ B-52 प्लेन नॉर्थ स्टार बे में बर्फ में जा गिरा। इसके अंदर उस वक्त 1.1 मेगाटन के यील्ड वाले 4 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद थे और इम्पैक्ट के कारण इनमें से एक के एक्सटर्नल एक्सप्लोसिव में धमाका हो गया और प्लेन के पार्ट्स के साथ साथ कई सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी पूरे इलाके में बिखर गया। अच्छी बात तो ये थी कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन जलते हुए जेट की वजह से आइस पिघल गई और इसके पार्ट्स काफी गहरे समुद्र में चले गए। इन सभी पार्ट्स की खोज की गई तो पाया गया कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब अभी मिसिंग है। थ्योरी ये है कि वो आइस में मेल्ट होने से समुद्र के काफी नीचे चला गया होगा, लेकिन आज तक उसे रिकवर नहीं किया जा सका है। सोवियत सबमरीन्स। अमेरिका की बात काफी हो गई दोस्तों, अब चलिए सोवियत यूनियन की तरफ चलते हैं। 80 के दशक में बरमूडा से कई 100 मील दूर K-219 नाम की एक सोवियत यांकी 1 न्यूक्लियर सबमरीन रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। इस शिप में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट्स और 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी और हर बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर 2 अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए थे। ये पावर पैक्ड मशीन सोवियत नेवी की शान थी और 15 साल पुरानी थी। सब कुछ सही जा रहा था कि अचानक से एक शिप में एक एक्सप्लोजन हुआ और इसकी एक मिसाइल ट्यूब में आग लग गई। इसके बाद पानी धीरे धीरे सबमरीन के अंदर घुसने लगा, जिससे कि मिसाइल के फ्यूल टैंक भी डैमेज हो गया और इनमें भी बाद में आग लग गई। सबमरीन के क्रू ने इसे एक न्यूक्लियर सेफ स्टेट में डाला, पूरी सबमरीन को पानी के ऊपर ले आए, जिसके बाद एक रशियन फाइटर ने आकर इसे टो करने की कोशिश की। सबमरीन में इतना डैमेज हो गया था कि दूसरी तरफ से क्रू भी कोशिश कर रहा था कि इसमें और पानी ना भरे और गैस लीक ना हो, लेकिन इस सबमरीन को सेफली वो तट तक नहीं ला सके और आखिरकार ये डूबकर 18,000 फीट की गहराइयों में समा गई। इसके एक भी न्यूक्लियर वेपन को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, लेकिन सभी क्रू मेंबर्स की जान बच गई। इसी तरह से और भी कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो धरती की अलग अलग जगह पर यूं ही गुम हो चुके हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि चाहे इस वीडियो में हमने ज्यादा अमेरिकन वेपन्स के बारे में देखा है, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ 6 न्यूक्लियर वेपन्स को आज तक खोया है और इस मामले में सोवियत यूनियन का रिकॉर्ड ज्यादा खराब है। हालांकि जहां अमेरिकन केसेस में सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट तक सभी शामिल हैं, वहीं सोवियत यूनियन के ज्यादातर एक्सीडेंट्स समुद्र के अंदर सबमरीन्स के टेक्निकल फेलियर की वजह से देखे गए थे। अब सवाल ये कि क्या ये खोए हुए वेपन्स खतरनाक हैं? अगर किसी गलत आदमी या कंपनी के हाथ में नहीं पड़ते हैं तो इन्हें ज्यादा खतरनाक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कई स्टेजेस में होता है और इसे रैंडमली एक्टिवेट करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि किसी अर्थक्वेक से हो सकता है कि इसके अंदर का मटेरियल लीक कर जाए और इससे लोगों को नुकसान पहुंचे। खैर, क्या आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अगले पार्ट में हम और खोए हुए न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आपको डिटेल में बताएं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।